दोस्तों, आज कुछ बातें खेती किसानी के संकट को लेकर करेंगे। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इस सब का बदल क्या है। हम सब जानते ही हैं कि पिछले 10 महीनों से हमारे देश के किसान 3 कानूनों के विरोध में डटे हुए हैं। बात तो 3 खेती कानूनों के विरोध में शुरू हुई थी, पर आज किसान आंदोलन ने एक व्यापक प्रसंग हमारे आगे खोल के रख दिया है। यदि हम विभिन्न किसान महापंचायतों में उठाए गए मुद्दों को देखें तो हम देखेंगे कि 3 खेती कानूनों को रद्द करने और सभी खेती फसलों पर एमएसपी के कानूनी गारंटी के अलावा किसानों ने कई अन्य मुद्दे उठाए हैं, जिनमें खेती के ऊपर, जिसके ऊपर 60% आबादी निर्भर है, में ना के बराबर निवेश। जैसे कि हम सब जानते ही हैं, आरबीआई के आंकड़े हैं कि पूरे खेती के अंदर इस वक्त भारतवर्ष में 0.4% निवेश हो रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमने देखा कि किसान जो हैं वो पानी और बिजली का मसला उठा रहे हैं, भारी महंगाई, तेल और डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि, वातावरण के संभाल का मामला, उसकी जिम्मेदारी किस पर हो, खेती के उत्पादन तय करने में, उत्पादन की कीमतें तय करने में जिस तरह का रोल बड़े कारपोरेट रख रहे हैं, उसको लेकर चिंता, कर्ज़ों की मार, आत्महत्याओं की खेती, भूमिहीनों के लिए भूमि का सवाल, महिला किसानों की भूमिहीनता। जिस तरह जानते हैं कि 8% से भी कम महिलाएं जो हैं उनके पास खेतीहीन भूमि की कुछ मलकियत है। महिला खेती मजदूरों का खेती कार्यों के लिए समान वेतन ना मिलना, भूमिहीन दलित मजदूरों को घर बनाने के लिए ज़मीन, सरकारों का ग्रामीण स्कूलों और अस्पतालों का तिरस्कार और सार्वजनिक खर्च ना करने की पद्धति। इसके अलावा आपसी भाईचारे का किसानी जीवन का अभिन्न अंग होना, नफरतों की राजनीति के खिलाफ खड़े होना, ये सब मामले महापंचायतों के अंदर उठे हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर हुई महापंचायत, जो सीतापुर, मुजफ्फरनगर या फिर इलाहाबाद में हुई है, उसमें उत्तर प्रदेश के किसानों की आवारा पशु संकट का समाधान खोजने की गुहार भी इन महापंचायतों में लगाई गई है। यूपी सरकार के गौहत्या रोकथाम अधिनियम से उपजा ये संकट अपने आप में एक बहुत व्यापक संकट किसानी के लिए हो चुका है, जहाँ जो आवारा पशु हैं, ना केवल वो किसानी की जो आजीविका है उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं, वो किसानों के जीवन के ऊपर भी खतरा बने हुए हैं, जहाँ बहुत सारे किसान जो हैं वो मारे जा चुके हैं इन आवारा पशुओं द्वारा। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनकी पूरी की पूरी फसलें आवारा पशु तबाह करे चले जा रहे हैं और इस बात का कोई समाधान नहीं है, कोई इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि नए जो गौ कशी के ऊपर जो रोकथाम वाला कानून है उसके अनुसार गाय के सभी बाज़ार पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं और इसने आवारा पशुओं को खुले छोड़ दिया है। किसानों ने ये सभी गंभीर मुद्दे उठाए हैं और यदि हम इन्हें गौर से देखें तो ये साफ है कि इन मुद्दों में देश के विकास की प्रक्रिया पर कुछ सवाल खड़े हो चुके हैं और इसने विकास की एक नई परिकल्पना पे ऊपर भी एक तरह से ले जाने की कोशिश की है। मैं कुछ तथ्यों को पटल पर रखकर ही ये बातचीत शुरू करना चाहती हूँ। अगर हम देखें 2017-18 के लिए एनएसओ के घरेलू उपभोक्ता खर्च सर्वेक्षण से पता चलता है कि 2017-18 में उपभोक्ता खर्च 4 दशकों में पहली बार गिर गया। 2017-18 में भारत का मासिक प्रति व्यक्ति खपत व्यय 1446 रुपये था, जो 2011-12 में 1501 रुपये था, जिसके हिसाब से 3.7% की इसमें खपत में कमी आई है।
2017-18 में ग्रामीण परिवारों द्वारा हर महीने खर्च किया गया औसत पैसा 6 साल पहले की तुलना में 8.8% कम था, जबकि शहरी खर्च में 2% की वृद्धि हुई। इससे ये साफ एक तो जाहिर है कि ना केवल भारत के अंदर खपत जो है वो कम हुई है, ग्रामीण क्षेत्र में ये खपत बहुत बड़े तौर पर कम हुई है, जो अपने आप में दिखाता है कि ग्रामीण शहरी विभाजन के साथ साथ भूमि जोत में असमानता और ग्रामीण संकट की ओर ये एक पूरा इशारा है। दूसरी बात, हाल ही में संसद के अंदर ये सूचित किया गया कि 2021 के अंत तक कुल बकाया खेती कर्जा 16.8 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से तमिलनाडु इस सारे चार्ट में सबसे ऊपर है। औसत खेती कर्जा भी 2018-19 में बढ़कर 74,100 रुपये हो गया, जो 11-12 के आंकड़ों के हिसाब से 47,000 रुपये था। तो इसमें भी जो औसतन कर्जा है ग्रामीण परिवारों के ऊपर, वो उसमें भारी वृद्धि हुई है। और आश्चर्यजनक रूप से कई भारत के प्रांत ऐसे हैं, जैसे कि मिज़ोरम, जहां पे कर्ज़ों में 700% का उछाल इसी दौरान इन्हीं 6 सालों के अंदर देखा गया है। तीसरे, अगर हम देखें खेती संकट आज खेती से बहुत आगे निकल गया है। लोग खेती छोड़कर जा रहे हैं, जिसमें से अधिकांश लोग जो हैं वो भूमिहीन खेती मजदूर बन रहे हैं। अगर हम देखें 1991 से लेके 2011 के बीच के 20 सालों में 1.5 करोड़ किसानों ने खेती छोड़ दी है। ये किसान कहाँ गए? ये किसान मजदूर बन गए। लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं और हम आत्महत्या के आंकड़े भी जानते हैं कि 2015 तक जो सरकारी आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 3.5 लाख जो किसान हैं वो आत्महत्या कर चुके हैं। इसके बाद अगर हम एक तीसरा आंकड़ा देखें तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन की शुरुआत होने के लगभग 26 साल बाद 10 सितंबर 2021 को जारी किए गए एनएसओ के ग्रामीण भारत में खेती परिवारों की आय का एक सर्वेक्षण जो हुआ, उसकी एक नई रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट बहुत ही निराशाजनक तस्वीर पेश करती है। ये स्थिति आंकलन सर्वेक्षण, जिसे सिचुएशन असेसमेंट सर्वे कहा जाता है, ये 2018-19 में आयोजित किया गया। इससे पहला जो सर्वे है वो 2012-13 में किया गया था। 2018-19 में एक खेती परिवार की कुल मासिक आय 10,218 रुपये पाई गई है। 2012-13 में ये प्रतिमाह 6,426 रुपये की थी और इस तुलना में ये 26% की एक मामूली वृद्धि जो है वो इन 6 सालों में देखी जा रही है। बट महत्वपूर्ण बात इस सर्वे में ये निकल के आई है कि 2012-13 में एक खेती परिवार ने फसल की खेती से परिवार की आय का 48% अर्जित किया था, जो 18-19 के सर्वेक्षण के तहत घटकर 38% रह गया है। इसी अवधि के दौरान अकेले मजदूरी से खेती आय का हिस्सा 32% से बढ़कर 40% हो गया है। स्पष्ट रूप से इन 12-13 और 18-19 के बीच में मजदूरी अब औसत खेती परिवार की आय का एक बड़ा हिस्सा बन चुकी है और ये प्रवृत्ति आने वाले वर्षों में जारी रहने की संभावना है। हम जानते हैं कि जो किसान इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि यदि वो मजदूरी ना करें तो वो परिवार का पेट नहीं भर सकते। खेती से आज परिवार का पेट नहीं भरा जा रहा। जो बात किसान अपने अनुभव से कह रहे थे, वही बात सरकार के आंकड़ों ने अब खुद बोल दिया है।
2 दशकों के नव उदारवादी वैश्वीकरण ने असमानता में भारी वृद्धि की है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार खेती में सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश 2011-12 और 2017-18 के बीच सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.4% रहा है और ये उस क्षेत्र के लिए बेहद अपर्याप्त है जिसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 60% आबादी आजीविका के लिए निर्भर है। भारत की खेती को कुछ खेती कॉरपोरेटों के हवाले में सौंपने की बजाय भारत सरकार अगर खेती में निवेश करती रहती और शहरों को सस्ती मजदूरी पैदा करने के लिए ही खेती और किसानों को ना देखती तो शायद खेती का ये संकट इतना गहरा ना होता। पर सब कुछ जिस तरह से होना चाहिए था उसके विपरीत हो रहा है। हमें जानना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। किसानों को सही आय से वंचित करना पिछले कुछ दशकों में लगातार सरकारों द्वारा लोगों को खेती से बाहर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नीति का हिस्सा है। विश्व बैंक IMF ने ग्रामीण क्षेत्रों से आबादी को हटाने पर जोर दिया। इस जोर देने पर उस सोच को बल मिला जो ये मानती है कि शहरीकरण की गति बढ़ाने से आर्थिक विकास तेज होता है। इस सोच के तहत खेती को जानबूझकर खराब स्थिति में रखने से किसानों के लिए खेती को छोड़ना और बाहर निकलने की स्थिति पैदा हो जाती है। अगर आज़ादी के 75 साल बाद किसान खेती से ज़्यादा मजदूरी से कमा रहा है तो ये केवल यही दर्शाता है कि खेती आय को जानबूझकर कम रखने का व्यापक आर्थिक डिज़ाइन अपने ट्रैक पर है। ग्रामीण को संस्थागत नीति के तहत ऐसी हालात में रखा जा रहा है ताकि वो तेज़ी से शहरों की तरफ प्रवास करे और शहरों में सस्ती मजदूरी की ज़रूरत को पूरा करे। ये जो NSO का सर्वे हुआ है इसके नतीजों का उपयोग सरकारी अर्थशास्त्री अब बड़ी दूसरी तरह से कर रहे हैं और वो बार बार इस बात के ऊपर जोर लगे हैं कि शहरी प्रवास की प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए नीतिगत बदलावों के समर्थन के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इससे साफ जाहिर है कि जो खेती कानून लाए गए थे उन्हें ये पहले से ही अंदाज़ था कि किस तरह से जो खेती के बाहर की आय है वो खेती परिवारों को ही एक किस्म से सब्सिडी देने का काम कर रही है और उसे खेती कानूनों के द्वारा धकेलना और ज़रूरी समझा गया। दूसरी ओर अगर हम किसानों की तरफ देखें, इन आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भारत के किसानों ने साल दर साल बम्पर फसल पैदा करने के लिए कड़ी मेहनत की। ये वही किसान हैं जिनकी कड़ी मेहनत और श्रम का परिणाम साल दर साल रिकॉर्ड फसल में मिलता रहा है, जिसको सरकार अपनी खुद की पीठ थपथपाने के काम में लाती रही है। हमारे पास इस वक्त कम से कम 100 मिलियन टन अनाज का भंडार है। ये अनाज कोविड के दौरान 80 करोड़ लोगों को और ज़रूरतमंदों को मुफ्त राशन का उपलब्ध कराने के काम आया। 2018-19 के अगर आंकड़े देखें तो किसानों ने 187.7 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया, 174 मिलियन टन धान उगाया, 102 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया। इसके अलावा किसानों ने फलों, सब्जियों, मसालों और कई फसलों सहित 320 मिलियन टन बागवानी फसलों का भी उत्पादन किया। लेकिन हम क्या देखते हैं कि भरपूर फसलें उगाने के बावजूद, एक रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन करने के बावजूद किसान आर्थिक सीढ़ी के सबसे नीचे के पाए पर खड़ा है। खाने की चीज़ों की कीमतों को कम रखने के लिए और सस्ते श्रम की आवश्यकता
वाले शहरों में तेज़ी से पलायन करने के लिए खेती को बहुत आसानी से त्याग दिया गया। अगर हम शहरों में दिहाड़ी मजदूरों की एक सेना बनाने वाले प्रवास को रोज़गार सृजन कहते हैं तो हमारी आर्थिक सोच में मौलिक रूप से कुछ गड़बड़ है। पिछले साल लॉकडाउन के सबक हमारे सामने हैं। हमने प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा होते देखी। लगभग 10 करोड़ प्रवासी मजदूर हम सब जानते हैं, सैकड़े मीलों की दूरी तय करते हुए अपने गांव को वापस लौटे। 1947 के विभाजन के बाद ये शायद मेहनतकश लोगों का सबसे बड़ा पलायन था। ये वो मजदूर थे जिनको पहले शहरों की ओर धकेला गया था, क्योंकि हमारे शहरों का विकास हमारी पूरी भारत की विकास प्रक्रिया के अंदर सबसे महत्वपूर्ण माना गया था। और उसी विकास के मॉडल को चलाने के लिए ये लोग, ग्रामीण लोग, अपने गांवों से शहरों की तरफ धकेले गए। और जब लॉकडाउन हुआ, जब कोरोना की आपदा भारत के ऊपर टूटी, तो इन्हीं मज़दूरों की तरफ शहरों ने अपनी पीठ कर ली और उन्हें उन गाँव को वापस लौटना पड़ा। ये क्या प्रणाली है? ये हम क्या देख रहे हैं? अगर हम ये देखें कि हमारे विकास की प्रक्रिया में खेती का महत्व हमें बताया जा रहा है कि बहुत तेज़ी से घट रहा है। हमें कहा जा रहा है कि आज खेती राष्ट्रीय आय का केवल 15% हिस्सा है, हालांकि लगभग आधी कामकाजी आबादी खेती पर ही निर्भर है। हमारे विद्वान अर्थशास्त्री हमें बताते हैं कि इस विसंगति को दूर करने की ज़रूरत है और ये केवल तभी संभव है अगर 10 से 20 करोड़ लोग खेती को छोड़कर बाहर शहरी केंद्रों में जाकर काम करने लगे। हमारे विद्वान शास्त्री ये भी कहते हैं कि खेती का शहरों की ओर मजदूरों का ये प्रवास एक कल्याणकारी विकल्प है। वे प्रवासी मजदूरों की कमाई को खेती क्षेत्र को सब्सिडी के रूप में बताते हैं, लेकिन लॉकडाउन ने इस धारणा को चकनाचूर कर दिया। लॉकडाउन ने ये साबित कर दिया कि शहरी मजदूरों के विशाल जनसमूह के पास अपनी आय से बहुत ही मामूली बचत थी। उन्हें गाँव को वापस लौटना पड़ा क्योंकि वे अपने गांव में किसी तरह जीवित रह सकते थे, भले ही उनके पास रोज़गार ना हो। पर शहरों में लॉकडाउन के तहत जब रोज़गार बंद हुए तो वो वहाँ ज़िंदा नहीं रह सकते थे। उनके गांव उनकी सुरक्षा का कारण बने, जहाँ वो शरण ले पाए। ये खेती क्षेत्र का गैर खेती क्षेत्र को सब्सिडी देने की सबसे बड़ी भूमिका की ओर इशारा करता है, जिसका पूरा नियंत्रण पूंजी के पास है। ये वो प्रणाली है जो पहले गांवों को शहरों पर निर्भर बनाती है, फिर शहरों में मजदूरों को सस्ती मजदूरी देती है और फिर किसी भी आपदा के समय मजदूरों को वापस गांव में जाने के लिए मजबूर कर देती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि उद्योग को बचाने के लिए सरकार ने बड़े बड़े पैकेज दिए, पर इसी समय मजदूर के बचाव में केवल प्रधानमंत्री की फोटो वाला कच्चे अनाज का एक झोला मजदूरों को दिया गया। किसी भी प्रकार की कोई पॉलिसी नहीं आई जो उद्योगों को बाध्य करती कि वो इस आपदा के दौरान मजदूरों को उनका बनता वेतन दें। उन्हें सिर्फ कहा गया, हम अपेक्षा करते हैं कि आप मजदूरों का ध्यान रखेंगे। उन्हें किसी भी नोटिफिकेशन का हिस्सा नहीं बनाया गया कि मज़दूर जो इस आपदा में फंसे हैं उनका ध्यान कौन रखेगा। मज़दूरों ने भी जान लिया कि उनका कोई वाली वारिस नहीं है, वो अपने आप ही उनको बचना है और इसीलिए इस प्रक्रिया को समझते हुए वो चल पड़े, मीलों मील चलकर अपने गांव की तरफ।
लॉकडाउन के दौरान ये बहुत स्पष्ट हो गया कि मजदूर के विशाल बहुमत की कमाई इतनी कम थी कि लॉकडाउन के 1 महीने के अंदर अंदर उनकी पूरी बचत पूरी तरह समाप्त हो गई। ये कई सर्वेक्षणों ने प्रदर्शित किया। एक सर्वेक्षण सबसे जिसका नाम लिया जा रहा है वो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया सर्वे है, जो 13 अप्रैल से 13 मई के बीच में हिंदुस्तान के बहुत सारे जो प्रांत हैं उनके मजदूरों के संग किया गया। ये लॉकडाउन लगने के 3 से 7 हफ्ते के बाद ही ये सर्वेक्षण किया गया और ये पाया गया कि 10 में से 8 लोग पहले की तुलना में कम खाना खा रहे थे। शहरी क्षेत्र में 10 में से 6 मजदूर के पास सब कुछ अगले सप्ताहों के लिए भी आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए कोई बचत नहीं थी। 1/3 से अधिक मजदूरों ने केवल खाने के लिए ही खर्चा करने के लिए ही कर्जा लिया था। 10 में से 8 से अधिक मजदूरों के पास अगले महीने का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। ये आंकड़े लॉकडाउन के प्रभाव को दर्शाने के लिए नहीं बता रही मैं, ये लॉकडाउन से पहले कामकाजी लोगों की स्थितियों को उजागर करने के हैं। ये अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय का जो सर्वेक्षण है वो ठीक लॉकडाउन के 3 से 7 सप्ताह के बाद ही हुआ। बड़ी संख्या में लोगों को बेसहारा बनाने में बस इतना ही समय लगा, 3 सप्ताह, 3 से 7 सप्ताह। उनमें से 2 के स्थान पर 1 भोजन खाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये हमें बताता है कि सामान्य समय के दौरान मजदूरों की कमाई, माइग्रेंट वर्कर की कमाई इतनी कम थी कि वे बहुत छोटी सी बचतों के साथ ही अपना जीवन प्रवाह कर रहे थे। साधारण तथ्य ये भी है और ये हमारे नीतिगरों को अच्छी तरह से मालूम है कि भारत में 80 से 90% रोजगार अनौपचारिक क्षेत्र में है और औपचारिक क्षेत्र में भी आधा रोजगार अनौपचारिक है, यानी बिना नौकरी की सुरक्षा के या अन्य लाभों के। इससे किसी भी नीति विशेषज्ञ को सतर्क रहना चाहिए था। हम लाख डींगे मारें कि इस रोजगार की कमाई से विभिन्न प्रकार की गरीबी जो है वो भारत में कम हो गई है। हम लाख आंकड़े प्रस्तुत करें गरीबी को ख़त्म होता हुए दिखाने के लिए, पर सच्चाई ये है कि अन्न भंडारों के भरे होने के बावजूद गरीबी लुप्त नहीं हुई, वो हठपूर्वक बनी हुई है। भारत ने भूख के खिलाफ लड़ाई में भी जीत हासिल नहीं की, ये भयावह रूप से बनी हुई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत आज 107 देशों में 94 स्थान पर है। पूरे भारत में 19 करोड़ लोग कुपोषित हैं। ये हमारी पूरी विकास की प्रक्रिया और विशेष रूप से हाल के दशकों में उच्च विकास की कथित अवधि पर एक बहुत ही दुखद टिप्पणी है। लाखों मजदूरों की उनके गांव में वापसी और आने वाले कुछ समय के लिए शहरी रोजगार में संभावित कमी का मतलब अब ये है कि ग्रामीण मजदूरों की सरकारी रोजगार योजना के ऊपर मांग में भारी वृद्धि होगी और ये हुई भी है। हमने देखा है कि किस तरह से मनरेगा के काम में कमी आई है ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कोरोना के पहले और दूसरे फेज के अंदर। पूरे देश में मांग में तेजी से गिरावट आई है। खेती उत्पादनों के फार्म गेट की कीमतें उनको और कम कर देने की एक प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये तब हुई है जब इनपुट कॉस्ट जो है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। इन प्रक्रियाओं के चलते किसानों की आय में गिरावट, कर्जों में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। संक्षेप में भारत का खेती संकट और गहराने वाला है।
अगर हम इन्हीं चीज़ों के मद्देनज़र आज लॉकडाउन से जुड़े मज़दूरों के पलायन के सवालों से जूझें तो देखेंगे कि लाखों मज़दूरों की पैदल की अविश्वसनीय दूरियां पार करने वक्त हमने ये तो ज़रूर देखा कि मज़दूरों की दुर्दशा क्या थी, पर हम में से कितनों ने ये सवाल उठाया कि मज़दूरों के लिए गांवों के पास कोई रोज़गार क्यों नहीं है, उद्योग वहाँ क्यों नहीं है जहाँ मज़दूर बसते हैं, वो उद्योग वहाँ क्यों नहीं है जहाँ मज़दूरों को अपने गांव के पास रोज़गार मिल सके, नीतिवान क्यों जवाबदेह नहीं हैं। दहाकों के विकास की प्रक्रिया का अगर ये नतीजा है तो हम उस विकास के मॉडल को फिर से क्यों नहीं वांछते। लॉकडाउन से जुड़े मज़दूरों के पलायन ने कई सारे गंभीर सवाल हमारे आगे रख दिए, जैसे लाखों मज़दूर अविश्वसनीय दूरियां तय करके जब अपने गांव को लौटे तो किसी ने ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि मज़दूरों के लिए गांव के पास कोई रोज़गार क्यों नहीं। किसी ने ये क्यों नहीं पूछा कि उद्योग वहाँ क्यों नहीं जहाँ मज़दूर बसते हैं। नीतिवानों ने क्यों कोई जवाब नहीं दिया और हमने उनसे जवाबदेही क्यों नहीं मांगी। दहाकों की विकास की प्रक्रिया का अगर ये नतीजा है तो हमें उस विकास के मॉडल को फिर से क्यों वांछने की ज़रूरत नहीं है। आज किसान ये प्रश्न कर रहे हैं तो सरकार उनसे बात भी नहीं कर रही। ऐसा क्यों नहीं सुनती क्यों नहीं सुनती सरकार उन किसानों की बात, क्यों नहीं सुनती सरकार उन किसान औरतों की आवाज़ जो कह रही हैं कि हमें खेती से सम्मानजनक जीने की आय दीजिए, हमारी बेटियों को सुरक्षा और सम्मानजनक रोज़गार गारंटी दीजिए। इन सब चीज़ों को लेकर हमारे पास क्या विकल्प हैं। मुझे लगता है कि 3-4 चीज़ों के ऊपर हमें ज़रूर ज़ोर देना चाहिए और इन्हें रेखांकित करना चाहिए। सबसे पहला तो ये, जिस तरह से किसान मांग रहे हैं कि सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी अधिकार, उत्पादन की लागत से कम व्यापार को अवैध घोषित करने के लिए कानून का प्रावधान होना चाहिए। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि पूरी खेती उपज की खरीद सरकार द्वारा की जाए। इसका मतलब केवल एक बेंचमार्क मूल्य निर्धारित करना है जिसके नीचे किसानों के लिए फार्म गेट की कीमतें गिरने की अनुमति नहीं। दूसरा, मंडियों के नेटवर्क का विस्तार, ये भी किसान मांग रहे हैं। वर्तमान में हमारे पास लगभग 7,000 एपीएमसी मंडियां हैं। भारत को 42,000 मंडियों की आवश्यकता है यदि 5 किलोमीटर के दायरे में बाजार उपलब्ध कराया जाना है। इन सब के लिए निवेश चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और निवेश केवल खेती ढांचे में नहीं, केवल मंडियों में ही नहीं जो होना ही चाहिए, वो सिंचाई में ही नहीं जो होना ही चाहिए, ये निवेश शिक्षा और सेहत में भी होना चाहिए। किसानों की अगली नस्ल को सम्मानपूर्वक खेती से निकालने के लिए योजना बनाए जाने की ज़रूरत है कि कितने नौजवान महिलाएं और पुरुष हर साल खेती से बाहर जाएं और कैसा रोज़गार पाएं। इस सब के लिए किस तरह की शिक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि इसका उन्हें अगर शहरों की तरफ पलायन करना है और सम्मानजनक नौकरियां पानी है तो उसका सीधा सीधा संबंध कुशलता के अगले 20 वर्षों में भारत सरकार की क्या नीति है उस पर निर्भर करता है। गांवों में कैसे स्कूल खुलें, कौन सी शिक्षा दी जाए, बच्चों को किन किन हुनर के लिए तैयार किया जाए, कौशल निर्माण कैसा हो, इसके लिए ज़रूरी है ग्रामीण आबादी को केवल शहरी उद्योग और अर्थव्यवस्था की और सेवा क्षेत्र के में सस्ते मजदूर की भांति ही ना देखा जाए। उन्हें एक पूर्ण रूप से नागरिक
जो सम्मानजनक काम करके अपने ही देश की अर्थव्यवस्था में एक हिस्सा डालते हैं, उस किस्म के नागरिक की तरह देखा जाए। उत्पादन तरीके क्या हों, तकनीकें क्या हों, हमारे लोगों के सामने रखी जाएं और सम्मानपूर्वक एक तरह से डेमोक्रेटिकली उनका चुनाव किया जाए। वो तकनीकें जिससे रोज़गार बढ़े और अर्थव्यवस्था में मांग बढ़े, जो कि विकास का फिर आधार बने। जितने रोज़गार होंगे उतनी ही देश में मांग बढ़ेगी और उतना ही अर्थव्यवस्था का प्रसार होगा। ये कुछ तरीके हैं सोचने के जो हमें, जिनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। किसान आंदोलन ने हमें एक बार भारत के विकास की प्रक्रिया में खेती की भूमिका पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। हम आभारी हैं किसानों के और खेतीहर मजदूरों के, जिन्होंने अपने आंदोलन से हमें हमारी नींद से जगा दिया है, हमारी उदासीनता को तोड़ा है और उन्होंने जो बात अपने अनुभव से लिप्त होकर हमें सुनाई है वो बेबुनियाद अर्थशास्त्र तर्क और शासक वर्ग के दृष्टिकोण के बिल्कुल उलट है। और हमें समझा दिया है, किसानों ने, मजदूरों ने हमें समझा दिया है कि खेती में काम करने वाला किसान भूमि का मालिक हो या भूमिहीन हो, कोई अतिरिक्त मजदूर नहीं जिन्हें जितनी जल्दी हो सके ज़मीनों से अलग करने की ज़रूरत है। और ना ही ये किसी कथित विकास की ज़रूरत या मजबूरी है कि मज़दूर किसान अपना घर छोड़ के शहरों में एक अपमानजनक, बहुत ही निम्न दर्जे की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर किए जाएं। किसानों ने हमें बताया है कि किसानों के उत्पादक रोज़गार के लिए सही मायने में खेती का विकास कैसे हो। उन्होंने हमें राह दिखाई है। इस प्रक्रिया को बिना देश का वास्तविक इस प्रक्रिया के बिना देश का वास्तविक विकास जो है वो असंभव है। ये किसानों ने अपनी अनुभवों से हमें दिखा दिया है। ये मैं बात अंत में यही कहना चाहती हूँ कि मौलिक रूप से कोई तकनीकी प्रश्न नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक प्रश्न है। यदि विकास को व्यापक सामाजिक परिवर्तन के हिस्से के रूप में देखा जाता है और किसानों को लोकतांत्रिक लामबंदी के माध्यम से साथ लिया जाता है, तो खेती और उद्योग, ग्रामीण और शहरी विकास को साथ साथ जोड़ा जा सकता है। और केवल ऐसे परिवेश में ही बड़े उद्योग खेती क्षेत्र के संबंध में सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। एक स्पष्ट आर्थिक संरचना में खेती और उद्योग दोनों एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। आज ज़रूरत है कि हम ये सवाल उठाएं और पुरजोर उठाएं, किसानों का साथ दें और जवाबदेही पर अड़े रहें। धन्यवाद।